तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सभी लोग सेकेंड ईयर के हैं उम्मीद है। और सेकेंड ईयर में हम लोग आज से जो दो ऐसे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं। तो अभी तो आपके सिलेबस में जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो कई सारे सेमेस्टर में करीब 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं। बट दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें हमें सीखना पड़ेगा प्रोग्रामिंग को। तो जिसमें हमें प्रोग्रामिंग को सीखना पड़ेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, दो टॉपिक हैं, एक है इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, एक है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। आज से हम लोग इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम उसका बेसिक्स कवर करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चलेंगे और कवर करेंगे। बीच में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं उसमें चैट के अंदर। तो इस तरह से हम लोग जुड़े रहेंगे और अपनी बात शेयर करेंगे और आपको चीज़ें बताएंगे। तो मैं आपके साथ अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट करें। तो आप लोग जो लोग अभी न्यू हैं, जो नहीं जानते हैं हमें, वो हम लोगों को जान लें। हम लोग डिजी कोडर्स टेक्नोलॉजीज से हैं और मेरा नाम हिमांशु कश्यप है। हम लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें से सेकेंड ईयर की ये चल रही क्लासेस हैं, थर्ड ईयर की भी चल रही हैं साथ में। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ मिस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसमें हम आप लोगों के लिए बेसिक जो बातें करेंगे वो वहाँ पे नोट करेंगे, और उसके अलग से आपको पीडीएफ नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो किसी को भी अगर आवाज़ ना आ रही हो या मेरी स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो तो वो तुरंत मैसेज कर सकता है, और बाकी लोग ध्यान दें इन चीज़ों पे। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया सिलेबस ट्रेनिंग के नाम से, और इसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी, शॉर्टकट में IWT नाम से। और इसमें हम लोग जो है चीज़ें बनाएंगे, जो चीज़ें अगर कोई हमें प्रोग्राम बनाने हुए तो उसमें बनाएंगे, जो टॉपिक डिस्कस करने हैं उनको टॉपिक बाय टॉपिक उसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट रहेगा वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाएंगे। तो हमने आपका सिलेबस निकाला और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। तो सबसे पहला जो उसमें टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन को लेकर के, वेब डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन को लेकर के। तो वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो आप सभी लोग जो लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं उन्होंने शायद फर्स्ट ईयर में सी पढ़ा होगा, और थोड़ा बहुत जो सी पढ़ा है आपने उसके हिसाब से आपको ये पता चल चुका होगा कि हाँ, कंप्यूटर में कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी भी चीज़ें होती हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर से कोई काम करवाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर से हमें कोई काम लेना हो, यदि जैसे अगर आप छोटी सी चीज़ की बात करें, यदि यहाँ पे कोई बटन है, यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे एक आइकन आ रहा है या यहाँ पर कोई बटन आ रही है, ये क्लोज की बटन आ रही है, तो क्लोज पर क्लिक करने पर क्या होता है, ये सब हम अपने कंप्यूटर को बताते हैं। अपने कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर ये लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कंप्यूटर को ये काम करना है। कंप्यूटर बिना इंस्ट्रक्शन के तो कुछ करता नहीं है। तो ये तो बेसिक कंप्यूटर की बात है। अब अगर हम इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो भी चीज़ें आज की डेट में आप इंटरनेट पे देख रहे हैं या वाया इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसी के पार्ट में आती हैं। जिसमें सबसे शुरुआती चीज़ होती है कि अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें, कि एकदम बेसिक चीज़ कि इंटरनेट ही क्या होता है। मतलब अगर हम एकदम शुरुआत से बात करें कि इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक है और इंटरनेट ही पहला शब्द है, तो इंटरनेट क्या होता है ये सभी को पता होगा आज की डेट में कि इंटरनेट क्या होता है। बहुत जनरली इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन हम अगर छोटे से नेटवर्क की बात करें तो अगर बहुत बेसिकली अगर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप कुछ भेज रहे हैं तो वो भी वाया नेटवर्क ही जाता है। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं तो वो बात भी वाया नेटवर्क ही हो रही होती है।
अगर आप किसी भी तरीके से किसी से कनेक्ट हो रहे हैं आज की डेट में, वायरलेस फॉर्म में या वायरलेसली भी, अगर वहाँ पर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कोई कुछ भेज रहा है और कोई कुछ रिसीव कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो सकता है या नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क दो डिवाइस को या दो चीज़ों को, जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। यही नेटवर्क जब धीमे धीमे बड़ा हो जाता है, जैसे हमने एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया, ये बेसिक बात है कि हाँ, दो कंप्यूटर दो मोबाइल आपस में कनेक्ट हो गए। लेकिन अगर हम 100 मोबाइल, 500 मोबाइल, 1000 मोबाइल या 1000 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दें तो इस तरह से बड़ा नेटवर्क एक क्रिएट होता है। तो आज की डेट में इंटरनेट इस टाइम का सबसे बड़ा नेटवर्क है, मतलब आज की दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा इंटरनेट, जिसमें क्या हो रहा है कि पूरे दुनिया भर के कंप्यूटर्स, पूरे दुनिया भर के मोबाइल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जिन सिस्टम के थ्रू हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी जगह पर किसी भी दूसरे कंट्री में रखे हुए इन कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपना डेटा, अपने कंप्यूटर की फाइल्स या इंफॉर्मेशन वहाँ भेज सकते हैं, या वहाँ का फाइल या वहाँ का इंफॉर्मेशन हम यहाँ ला सकते हैं। ये बेसिक होता है इंटरनेट का काम। तो इंटरनेट में हम इनके जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो हम नोट करवा के आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको भी समझना है। पढ़ने के लिए तो आप किताब में भी थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको समझने पे फोकस करना है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो बेसिक तो ये हो गया इंटरनेट का, होता है कि हाँ, हम दो चीज़ों को, दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं, या कंप्यूटर्स बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे जब कनेक्ट किया जाता है उनको, तो वो इंटरनेट होता है। तो ये हमारा बेसिक इंटरनेट का पार्ट है। फिर दूसरा वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी, कि वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो वेब टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पे, वेब टेक्नोलॉजी में हम लोग बेसिकली बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट पे चलने वाली चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे अगर हम गूगल को एक्सेस कर पा रहे हैं तो गूगल एक इंटरनेट पे चलने वाली कोई चीज़ है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, या कोई एक एलिमेंट है जो इंटरनेट पे चल रहा है। हमको बताया गया है कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए या आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें इंटरनेट, वाईफाई वगैरह कुछ कनेक्ट होना चाहिए, और आपको क्या करना है, गूगल पे, मतलब किसी ब्राउज़र पे जाकर के लिखना है google.com, तो एक गूगल ओपन हो जाएगा, ऐसा हमको बताया गया। तो ये बना कैसे? हम बात अभी कर रहे हैं कि ये तो है कि गूगल, लेकिन ये गूगल जैसी चीज़ बनाई जिससे जाती है, उस चीज़ को हम लोग वेब टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। पार्ट का मतलब कई फेजेस में इस चीज़ को डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम लोग बात करें वेब टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको बहुत सारे फेजेस में डिवाइड किया गया है। जैसे वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, इसके दो मेन फेज हैं, वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो वेब डिज़ाइनिंग, जैसे आप लोगों ने सुना है वेब डिज़ाइनिंग, किसी को आइडिया है वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है? किसी ने पढ़ा हो, सुना हो, या किताब देखी हो, किताब में पढ़ा हो, कोई बता सकता है कि वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है मेन? वेब डिज़ाइन और वेब डेवलपमेंट का जो मेन डिफरेंस है, आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझना आपको है। पहले डिफरेंस बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है, कि वेब डिज़ाइनिंग एक अलग चीज़ होती है जिसमें हम लोग अपने इंटरनेट पर दिखने वाली कोई चीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे ये एक पेज है, यहाँ पर एक गूगल का एक फ़ोटो दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ दो बटन दिख रहे हैं जिनमें हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई लिंक दिख रहा है, नीचे भी कोई लिंक आ रहे हैं, यहाँ पर एक बटन आ रही है साइन इन की। ये बटन्स या ये जो लिंक है या फिर ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ये इमेज आ रही है, ये पार्ट होता है वेब डिज़ाइनिंग का। वेब डिज़ाइनिंग का अधिकतर या ज़्यादातर केसेस में इतना ही मतलब निकाला जाता है कि इंटरनेट पर जो चीज़ दिख रही है, जो भी चीज़ दिखाई जा रही है, वो वेब डिज़ाइनिंग करके बनाई गई है, उसको वेब डिज़ाइन कहा जाता है या वेब डिज़ाइन का पार्ट कहा जाता है। अब अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की,
तो जैसे ये बॉक्स दिख रहा है, मैंने इस बॉक्स में क्लिक किया और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ मान लो ब्लॉकचेन, मैंने कुछ भी लिख के सर्च किया, तो ब्लॉकचेन लिख करके जब मैंने सर्च किया तो ये जो डेटा आया, ये जो इन्फॉर्मेशन आई, ये कहाँ से आ रही है? ये जो इन्फॉर्मेशन जो आप डेटा देख रहे हैं काफ़ी सारा, ये इन्फॉर्मेशन को दिखाने का तरीका जो है, जैसे यहाँ पे एक लिंक आ रही है, यहाँ पे एक एरो आ रहा है, यहाँ एक लाइन आ रही है, यहाँ एक पैराग्राफ आ रहा है, या यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, ये भी वेब डिज़ाइन का पार्ट है। लेकिन जब मैंने ब्लॉकचेन लिखा या वेब टेक्नोलॉजी में लिखूं या कुछ भी लिखूं, वो लिखने के बाद जब डेटा कहीं से आया और हमको यहाँ दिखाई दिया, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ मान लो वेब टेक्नोलॉजी, तो ये लिखने पर जो डेटा आया, ये जो दिख रहा है ये तो वेब डिज़ाइन है, लेकिन जो डेटा आया मतलब प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेस हुआ, कहीं से डेटा रीड हुआ फिर डेटा यहाँ पे आया, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेब डेवलपमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेट पर कोई डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को भेजते हैं, डेटा को हैंडल करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस से डेटा को निकालते हैं एज पर डिमांड की क्या ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से, और फिर हम लोग जो है उसको अपने वेब डिज़ाइन के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट। तो वेब डिज़ाइनिंग का मतलब होता है कि यूआई डिज़ाइन करना, मतलब यूजर इंटरफेस डिज़ाइन करना, चीज़ें कैसी दिखेंगी, मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ पर दिखेगा, कौन सा एलिमेंट किसके नीचे दिखेगा या कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर दिखेगा, ये पार्ट होता है वेब डिज़ाइनिंग का। आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज में वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर, मतलब वेब डेवलपमेंट जो होता है वो उसे वेब डेवलपर कहा जाता है, जो करता है, जो ये काम कर रहा होता है उसे वेब डेवलपर कहा जाता है, जो ये काम कर रहा होता है उसे वेब डिज़ाइनर कहा जाता है। ये दोनों ही पर्सन अलग अलग होते हैं आजकल कंपनीज में, मतलब हो सकता है ये कोई और हो, ये कोई और डिज़ाइन कर रहा हो, कर रही हो, या फिर ये कोई और कर रहा हो, मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वेब डिज़ाइनिंग भी सीख लेते हैं, वेब डेवलपमेंट भी सीख लेते हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है, वेब डिज़ाइनिंग का पर्पस होता है अधिकतर यूज़र इंटरफेस के केस में, और जो वेब डेवलपर होता है वो डेटा ट्रांसमिशन का काम करता है, डेटा ट्रांसफर का, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा को लेके जाना, या वेब डिज़ाइन के एलिमेंट्स का डेटा वेब सर्वर पर लेके जाना, जहाँ पर डेटा कहीं स्टोर हो सकता है, तो यहाँ पर डेटाबेस भी हैंडल करने का काम होता है, डेटाबेस हैंडल करना हो गया, या फिर हम लोग यहाँ पर लॉजिक्स लिखते हैं, लॉजिक लिखते हैं, लाइक ये लॉजिक लिखे जाते हैं सर्वर साइड कोडिंग से, जैसे कि PHP जैसी कोडिंग से, या ASP से, या पाइथन से, या जावा से भी लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक लिखे जाते हैं। तो जो वेब डेवलपर होता है वो जनरली यूज़र इंटरफेस बनाता है, इसमें HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। अधिकतर इन 3 लैंग्वेज का ही इस्तेमाल होता है UI को बनाने के लिए, ठीक है। फिर जो बैकएंड का काम होता है, मतलब कि वेब डेवलपर को बैकएंड कहा जाता है, ये मैं दूसरे शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको आप फ्रंट एंड भी कह सकते हैं और इसको आप बैक एंड भी कह सकते हैं। तो जब आप आने वाले समय में कंपनीज में देखेंगे कि कैसे काम होता है, तो वहाँ पर इसको फ्रंट एंड डिज़ाइनर या डेवलपर भी कहा जा सकता है और इसको बैक एंड डेवलपर भी कहा जा सकता है। तो बैक एंड डेवलपर का मतलब वेब डेवलपर, ऐसा वेब डेवलपर जो डेटा को हैंडल करता हो, जो डेटाबेस को हैंडल करता हो, जो लॉजिक्स को हैंडल करता हो कि कौन से केस में क्या लॉजिक चलाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये सर्च, यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी सर्च करूँ तो क्या डेटा आए, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और सर्च करूँ तो क्या डेटा आए, ये लॉजिक कौन तय करता है, वेब डेवलपर। और जैसे इधर गूगल दिख रहा है, यहाँ पे हमारा एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर एक क्लोज बटन दिख रही है, यहाँ पर एक माइक का बटन दिख रहा है, यहाँ सर्च का बटन दिख रहा है, ये कौन तय करता है, जो वेब डिज़ाइनर होता है। तो जो वेब टेक्नोलॉजी होती है वो उसमें जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड। इसको आप वेब डिज़ाइनिंग कह सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कह सकते हैं, और जो इन पर काम करते हैं लोग उनको वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर कहा जाता है। तो ये बेसिक पार्ट होता है वेब टेक्नोलॉजी का। अब जब शुरुआत हुई
जैसे ऐसा नहीं है कि वेब टेक्नोलॉजी या वेब डेवलपमेंट बहुत नया है या अभी तुरंत ही आया हो, ऐसा भी नहीं है। ये जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है। पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल जो है मतलब कि इन वेब डेवलपमेंट का या वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने का इस्तेमाल जो हुआ था वो 1989 में हुआ था। 1989 से लेकर के अब तक चीज़ें चल रही हैं। फिर मैं अभी थोड़ी सी चीज़ें बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, फिर उनको डीप में भी समझेंगे हर एक टॉपिक को। जो मैंने ऊपर टॉपिक लिखे HTML CSS, इनकी डीप में भी जाएंगे आगे। बस अभी आप कुछ टर्मिनोलॉजी को समझिए। ये टर्मिनोलॉजी समझनी है आपको कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। हो सकता है बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हों, समझ रहे हों उन चीज़ों को। हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ाया गया हो, या समर ट्रेनिंग वगैरह करी हो, वहाँ पढ़ा हो, या फिर कैसे भी किसी से सुना हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबने समझा हो। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए। इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी इंटरनेट को यूज करने की, वो हुई थी लगभग इस टाइम से। नेटवर्क पहले भी थे, नेटवर्क इसके पहले भी थे, लेकिन जो इंटरनेट है जिसका इस्तेमाल किया गया डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, इंफॉर्मेशन या फाइल्स को स्टोर करना या इंफॉर्मेशन या फाइल्स को ट्रांसफ़र करना, ये काम जो करने का सिस्टम बनाया गया, ये जो है बनाया गया लगभग 1989 में। फिर लगभग HTML डेवलप हुआ 1991 में। फिर CSS डेवलप हुआ लगभग 1992 में। ये क्या होते हैं हम इस पर आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर लगभग 1994 में WWW बनाया गया। ये क्या होता है? ये एक तरह का सिस्टम है जिस सिस्टम में हम अपने डेटा को हाइपर टेक्स्ट में रख सकते हैं। अब ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट जैसे समझिएगा, जैसे टेक्स्ट होता है, ये है। हम ये बता रहे थे WWW समझने के लिए। तो WWW काफ़ी टाइम बाद आया, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ये बेसिक इसका सिस्टम होता है। अब ये जब आया, ये इसका मेन पर्पस था डिटेल्स को या इंफॉर्मेशन को हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करना। टेक्स्ट क्या होता है और हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जरा इसमें डिफरेंस समझिए। टेक्स्ट जो हम ये लिख रहे हैं, ये जो भी मैंने अभी लिखा है, जो ये ब्लैक कैरेक्टर्स लिखे गए हैं और बेसिक लिखा गए हैं, जैसे मैं चाहूँ इसका कलर चेंज कर दूँ तो इसका कलर चेंज नहीं कर सकता। मैं चाहूँ इसको बड़ा कर दूँ, यहाँ बड़ा छोटा नहीं कर सकता। मैं चाहूँ यहाँ पे एक वीडियो आ जाए या एक पिक्चर आ जाए तो वो नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम को टेक्स्ट कहा जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से मैंने अभी लिखी है, इस तरीके से प्रेजेंट करने को टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, और यदि कोई इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट की जाए जिस इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट भी हो, जैसे ये देखिए ब्लैक कलर का जो टेक्स्ट आ रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट भी है। यहाँ देखो इमेज भी है, यहाँ कलरफुल चीज़ें भी हैं, एलिमेंट्स कलर्ड भी हैं, यहाँ इमेजेस आ रही हैं, यहाँ पर देखो लिंक्स आ रही हैं। मतलब ऐसा टेक्स्ट जो क्लिक किया जा सके। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट कलेक्शन होता है नॉर्मल या प्लेन टेक्स्ट का। जो हम लोग अभी लिख रहे हैं वो प्लेन टेक्स्ट है। इसके अंदर इमेजेस भी आ सकती हैं, इसके अंदर वीडियो या ऑडियो भी आ सकते हैं, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर जो है लिंक्स भी आ सकते हैं, जिन्हें हाइपर लिंक कहा जाता है। हाइपर लिंक्स मतलब जिस लिंक से हम एक वेब एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर पहुंच सकें, इस चीज़ को हाइपरलिंक भी कहा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो इन सब चीज़ों का कलेक्शन होता है। अगर आपको थ्योरेटिकली इस चीज़ को कभी लिखना हो तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट इज अ कलेक्शन, या हाइपर टेक्स्ट एक कलेक्शन है प्लेन टेक्स्ट का, इमेजेस का, वीडियो का, ऑडियो का, डॉक्यूमेंट्स का और हाइपर लिंक्स का। इन सब डेटा को अगर एक तरीके से प्रेजेंट किया जाए मिक्स करके, जिसके अंदर ये सारे तरह की इंफॉर्मेशन हो, तो वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। तो WWW एक मेथड था, एक तरीका था इन सब चीज़ों को स्टोर करने का एक ही जगह पे, सिंगल प्लेस पे। पहले ये चीज़ें सिंगल प्लेस पे नहीं थी, तो एक जगह पे स्टोर करने का एक तरीका था। तो ये बेसिक था इंटरनेट का, कि इंटरनेट इस तरीके से चालू हुआ। इंटरनेट जब चालू हुआ तो डेटा का ट्रांसफ़र होना चालू हुआ। जब डेटा ट्रांसफ़र होने लग गया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, तो डेटा प्रोसेस भी होने लग गया। तो प्रोसेस का मतलब होता है कि कब क्या कैसे दिखाना है, क्या प्रेजेंट करना है, क्या नहीं प्रेजेंट करना है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग डेटा प्रोसेसिंग कहने लगे। तो ये था। अब
अगर इंटरनेट को लेकर के कोई क्वेश्चन आता है तो इंटरनेट में एक चीज ये भी आती है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें या डिसएडवांटेजेस की बात करें ऑफ इंटरनेट, तो आपको भी अब तो काफ़ी हद तक पता चल चुका होगा कि अब जैसे हमें इसके लिए कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। इंटरनेट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझने के लिए आपको कोई बुक समझने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही समझ में आ जाता है। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट का पहला एडवांटेज तो यही है, जैसे हम लोग आज बात कर पा रहे हैं ऑनलाइन, कई लोग कनेक्टेड हैं, कई लोग इसमें बात कर रहे हैं, कई लोग आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो ये बेसिक पार्ट होता है एडवांटेजेस का। फिर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा इस्तेमाल करना एक उसका डिसएडवांटेज हो सकता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब एडवांटेज में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है फाइल्स को शेयर कर सकते हैं कभी भी कहीं भी बैठकर। तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप अपने आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के बहुत सारे बिजनेस में फ़ायदे हैं, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, एजुकेशन में, हर तरफ जो है डेटा को, इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, ट्रांसमिट करना, ये बेनिफिट्स हैं। और डिसएडवांटेज भी आपको पता है कि जैसे यहाँ पर टाइम जो है लाइक कई बार लोग टाइम वेस्ट करते हैं, या फिर जो है इंटरनेट जो है कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत बार ऐसा होता है सिक्योर नहीं होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी होता है। या फिर बहुत सारे आपको गलत या ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती हैं जो ज़रूरी नहीं होती हैं, या गलत इन्फॉर्मेशन होती है, फेक इन्फॉर्मेशन होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, वो भी जो है आपको मिल जाती है कई बार यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकली काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे जब हम आपको इसमें नोट्स देंगे। तो ये बेसिक है इंटरनेट का। अब अगर हम इंटरनेट के आगे चीज़ों को बढ़ाएं तो इंटरनेट के आगे जो आपका सिलेबस में टॉपिक है वो एक होता है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का मतलब अगर बेसिक फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? ये हर एक चीज़ का एक यूनिक एड्रेस है आज की डेट में। जैसे आज की डेट में अगर आपको लाइक हमारी वेबसाइट देखनी है तो यहाँ लिखा जाएगा thedigicoders.com, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे google.com लिखा जाएगा तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये क्या है? इस तरह की चीज़ें। यूआरएल का मतलब होता है यूनिक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो एक एड्रेस की तरह होता है। ये बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक एड्रेस है। ये एड्रेस क्या करता है? ये एड्रेस हर एक वेबसाइट का या हर एक इंटरनेट पे चलने वाली चीज़ों का एक यूनिक एड्रेस है। आप अपने क्वेश्चंस बीच में टेक्स्ट में मैसेज में कर सकते हैं, या फिर माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं आपके क्वेश्चंस, जो भी आपके डाउट्स हों। तो इस तरह से जो ये वेबसाइट्स होती हैं इनका एक जो एड्रेस होता है यही यूआरएल होता है। तो इसका एक यूनिक एड्रेस बनाया गया हर एक चीज़ का, जिसका एक फॉर्मेट होता है। जरा इस फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे एक मैं पहले एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस बताता हूँ। जैसे ये एक एड्रेस है, यहाँ पे एक www लगाते हैं, यहाँ पर हमने लिखा एक मान लो ट्रेनिंग का नाम, और इसके अंदर लिखा मैंने summertraining.html। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे जरा। अब इसको समझना है आपको, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ये काम कर रही हैं चीज़ें। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है इसके अंदर है प्रोटोकॉल, यहाँ पे इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। दूसरी चीज़ होती है इसमें है www, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ मैं कहा था, हाँ ठीक है। इसके बाद होता है डोमेन, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद होता है डोमेन, इसके बाद होता है फोल्डर, इसके बाद होता है वेब पेज नेम, इसके बाद फोल्डर का नाम, डोमेन का नाम। हाँ, तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जरा ध्यान दीजिए। जो ये HTTPS है, ये क्या है? ये है हमारा प्रोटोकॉल।
HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड, मतलब S का मतलब होता है कि ये सिक्योर्ड है। तो प्रोटोकॉल का नाम तो है HTTP हो सकता है या HTTPS भी हो सकता है, ये प्रोटोकॉल का नाम है। www ये मेथड है हमारे पेज को एक्सेस करने का। आजकल बहुत सारे वेब ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए www नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स में www लगाना पड़ता है। जिनमें नहीं लगाना पड़ता है उसमें ऐसा नहीं है कि www के बिना काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो ब्राउज़र जो होते हैं आजकल के एडवांस हो चुके हैं, और वो इंटरनली बैकएंड में अपना प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं और www लगा लेते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है कई बार हमको ऐसा। तो इसलिए जो है www हर URL में होता है, जो भी कोई लिंक होती है उसके अंदर ये www होता ही होता है। तो ये HTTPS या HTTP क्या है, प्रोटोकॉल का नाम है। फिर ये www होता है जो कि बताता है हमें कि हम किस माध्यम से इस कंटेंट को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि है हाइपर टेक्स्ट। www का मतलब होता है जिसके अंदर हाइपर टेक्स्ट होता है, और हाइपर टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम हर एक वेबसाइट का, हर एक इंफॉर्मेशन का, या हर एक कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिक नाम होता है। जैसे हमारी इस वेबसाइट का नाम है thedigicoders.com, इतने को डोमेन नेम कहा जाएगा। जितना मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है इतने पार्ट को डोमेन नेम कहा जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डोमेन नेम। ये डोमेन नेम अलग होता है, हर कंपनी का अलग होता है, हर वेबसाइट का यूनिक होता है। एक वेबसाइट का डोमेन नेम दूसरी वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो डोमेन नेम इसे कहते हैं। तो डोमेन नेम एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है किसी वेबसाइट का। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगला आइटम जो इसमें होता है वो होता है फोल्डर। जैसे ये ट्रेनिंग जो मैंने लिखा है ये फोल्डर है, यहाँ पे ये एक फोल्डर का नाम है जिसके अंदर ये एक वेब पेज स्टोर होता है, लाइक summertraining.html, या ये यहाँ पे कोई और भी हो सकता है एक्सटेंशन, जनरली HTML ही होता है। अदरवाइज आप यहाँ पे PHP हो सकता है, JSP हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा वेब पेज होता है वो 5 वेब पेज का जो एड्रेस होता है, URL जो होता है, उसे जो यूनिक एड्रेस होता है हर वेब पेज का, वो 5 भाग में इस तरह डिवाइड होता है। पहला होता है प्रोटोकॉल, दूसरा होता है www, तीसरा होता है डोमेन नेम, फिर फोल्डर नेम हो भी सकता है वहाँ पर, नहीं भी हो सकता है। जैसे बिना फोल्डर के भी कई बार जो है डायरेक्ट पेज बना दिया जाता है, और फिर यहाँ पे वेब पेज का नाम होता है। वेब पेज का नाम भी कई बार आपको दिखाई देता है, कई बार नहीं दिखाई देता है। जहां पर नहीं दिखाई देता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए एक ये भी वेब एड्रेस है, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये भी एक वेब एड्रेस है। इसमें फोल्डर का नेम नहीं दिखा रहा है और वेब पेज का नाम नहीं दिखा रहा है, बट इसको भी ओपन करेंगे तो ये भी ओपन होगा, और इससे भी एक वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। तो फोल्डर का नाम जरूरी नहीं है, हो सकता है कि जो वेब पेज है वो रूट फोल्डर में बना दिया गया हो, मतलब कि मेन फोल्डर में, जहां पर ये इंडिकेट होता है। और वेब पेज का नाम भी कई बार ऑप्शनल हो जाता है, क्योंकि जो होम पेज होता है उसका नाम लिखे बिना ही वो एक्सेस हो जाता है। तो ये होता है बेसिक URL। फिर वेब पेज क्या होता है, जो अभी बातें आई बीच में, यहाँ पे वेब पेज की एक बात आ गई। तो ये वेब पेज क्या है, तो सिंपल शब्दों में कहें तो वेब पेज इज अ कलेक्शन ऑफ, अभी हम थोड़ा थ्योरेटिकली चीजें बता रहे हैं आपको हैं, फिर हम लोग आगे ये वेब पेज बनाएंगे भी, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर कोई डाउट आता है आपको, अगर मैं कोई चीज़ छोड़ दूं बीच में जो बतानी चाहिए थी, तो आप उसको मैसेज या माइक ऑन करके बता सकते हैं, वो चीज़ आपको बताऊंगा मैं। तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज एक कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का। अब जैसे ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर ये एक पेज है, और इस पेज के अंदर ये भी पेज ओपन हो रहा है, और इस पेज में आप देखिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस दिया गया है, कई सारे मोबाइल नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है, सोशल मीडिया के लिंक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन और उनके आंसर दिए गए हैं। तो ये है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो वेब पेज क्या होता है, आपका वेब पेज के अंदर हम एक कलेक्शन रखते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, या फिर वीडियो में, ऑडियो में, डॉक्यूमेंट में, कई तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी है, ठीक है। तो वेब पेज होता है। अब वेबसाइट क्या होती है, अगर वेबसाइट की बात करें तो जब वेब पेज होता है, तो जैसे ये है FAQ नाम का वेब पेज जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे एक पेज है अबाउट ट्रेनिंग नाम का, जिसके अंदर एक विंटर ट्रेनिंग नाम का पेज है, जिसके अंदर विंटर ट्रेनिंग की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि विंटर ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कितने दिन पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें एक पेज के अंदर हैं। फिर इसके अंदर देखो तो एक रजिस्ट्रेशन नाम का पेज है, एक FAQ नाम का, कॉन्टेक्ट नाम का एक पेज है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वेब पेजेस अवेलेबल हैं। तो वेबसाइट क्या होती है, बहुत सिंपली, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वेबसाइट एक कलेक्शन है वेब पेजेस का, जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। तो जब कई सारे वेब पेज को आप आपस में जोड़ देते हैं तो ये वेबसाइट कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेबसाइट होता है। अब वेबसाइट में एक और आगे पार्ट आता है, वेब सर्विसेज क्या होती हैं। जैसे वेब पेज क्या होता है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है, एक पेज पर लिखा हुआ है, ये वेब पेज कहलाएगा। वेबसाइट जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं वो वेबसाइट कहलाती है। लेकिन ये वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ही इनको हम लोग वेब पेज कहते हैं। अब वेब सर्विसेज क्या होती हैं, वेब सर्विसेज जनरली डेटा को ट्रांसमिशन का काम करती हैं, इंफॉर्मेशन को लाने का, ले जाने का काम करती हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर इंफॉर्मेशन को भेजना या किसी पेज से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, मतलब कि देखना, रिक्वेस्ट करना, वो वेब सर्विसेज का काम होता है। इसको बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं तो दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में, दो वेबसाइट्स के बीच में डेटा को आपस में इंटरचेंज करना। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आप पेटीएम यूज करते हैं, या आप गूगल पे यूज करते हैं, या आप फोन पे यूज करते हैं, वहां पर जब आप जाकर के कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लो आपने किसी QR कोड को स्कैन किया और 5 रुपए पे किए। अब 5 रुपए जो आपने पे किए वो गूगल पे और पेटीएम में भी दिखा रहा है कि आपने 5 रुपए पे किए, और आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ आपके 5 रुपए डेबिट हो गए, कट गए। तो यहाँ पे समझना क्या है, पेटीएम या गूगल पे से आपने पैसा पे किया, ये एक अलग वेब सर्वर है, एक अलग जगह पे काम हो रहा है, और बैंकिंग एक अलग जगह पर हो रही है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने को ही वेब सर्विसेज कहते हैं। तो वेब सर्विसेज का काम होता है डेटा को सेंड करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर डेटा को रिसीव करना या रिस्पॉन्स देना डेटा का। तो डेटा का रिक्वेस्ट होना या रिस्पॉन्स देना, डेटा का ट्रांसफर होना, ये प्रोसेस जो है वेब सर्विसेज कहलाता है। एक वेबसाइट से, एक सॉफ्टवेयर से डेटा को दूसरे में लेके जाना, या दूसरे सॉफ्टवेयर से डेटा को किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाना, ये प्रोसेस वेब सर्विसेज का होता है। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हम यहाँ बात कर रहे हैं, URL की बात कर रहे हैं, वेब पेजेस हो गया, वेबसाइट हो गया, वेब सर्विसेज हो गया, आगे हम इन सारी चीज़ों को यूज भी करेंगे, मतलब इनको बनाएंगे भी हम लोग। वेब पेज भी बनाएंगे, वेबसाइट भी बनाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है HTML से वेब पेज भी बनेगा, CSS से डिज़ाइन भी होगा, जावास्क्रिप्ट से उसकी प्रोग्रामिंग भी होगी, और डेटा का ट्रांसमिशन भी होगा। वेबसाइट बनेगी जिसके अंदर जब मल्टीपल वेब पेज बन जाएंगे तो उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो वो वेबसाइट कहलाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं प्रैक्टिकली भी। तो ये आपका बेसिक था। इसके बाद होता है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ वेबसाइट। टाइप ऑफ वेबसाइट का मतलब, यहाँ पे कई तरह की वेबसाइट होती हैं। स्टैटिक वेबसाइट होता है, ठीक है, डायनामिक वेबसाइट होता है, या फिर आजकल एक और चीज चल रही है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है ना। तो एक स्टैटिक वेबसाइट भी होती है, डायनेमिक वेबसाइट भी होती है, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी होती हैं।
तो स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट मेनली टाइप ऑफ वेबसाइट हैं। जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है वो एक एडिशनल टाइप है, मतलब मेन टाइप नहीं है। मेन जो टाइप थे वो दो ही हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी वेबसाइट्स जनरली, जैसे कि एक वेबसाइट बनाई गई और उस वेबसाइट पर एक कंटेंट लिख दिया गया, मतलब एक इन्फॉर्मेशन लिख दी गई जो इन्फॉर्मेशन फिक्स है। जैसे जैसे एक वेबसाइट बनाई गई, जिस वेबसाइट के ऊपर हमने मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी स्कूल के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में लिख दिया, उसकी डिटेल लिख दी, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया। ये सारी चीज़ें अगर लिख दी गई हैं और वो सारी चीज़ें इंटरनेट पर दिखाई दे रही हैं, ये जनरली स्टैटिक कंटेंट कहलाता है। मतलब इसे स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशंस रेगुलर बेसिस पर बदली नहीं जाती हैं। डायनेमिक वेबसाइट उन वेबसाइट को कहा जाता है जिन वेबसाइट पर कंटेंट जो होता है वो रेगुलरली बदलता रहता है, जैसे कि न्यूज़ की वेबसाइट, जैसे कि सोशल मीडिया की वेबसाइट, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इनकी वेबसाइट, जैसे कि कोई यूट्यूब हो गया आपका वीडियो होस्टिंग वेबसाइट, जिन पर कंटेंट अक्सर बदलता रहता है, ऐसी वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं। तो डायनेमिक वेबसाइट्स का मतलब होता है जो कंटेंट होता है उनका वो फिक्स नहीं होता है, वो कंटेंट समय समय पर ज़रूरत के अनुसार बदल सकता है या बदला जा सकता है। ये बेसिक होता है डायनेमिक वेबसाइट में। और स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट एक बार बना दिए जाते हैं और वो कंटेंट लगभग फिक्स होते हैं। कभी अगर बदले जाते हैं तो वो साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीने में बदला गया, मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। ये नहीं है कि वो हर दूसरे दिन या हर दिन चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंटेंट जो होते हैं वो डायनेमिक वेबसाइट कहलाते हैं। रिस्पॉन्सिव एक अलग चीज़ है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है, आजकल एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। आप लोग आने वाले समय में जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, किसी के लिए वेबसाइट बनाएंगे या किसी कंपनी में वेबसाइट बना रहे होंगे, किसी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए, किसी कस्टमर के लिए, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है आज की डेट में। हमारे सामने एक चैलेंज है, वो है डिवाइस का, या इसको शॉर्टकट में कहें स्क्रीन साइज का। जैसे देखो, आपको भी पता है, आप एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, वो हो सकता है 6 इंच की हाइट वाला मोबाइल हो। आप मान लो कोई दूसरा मोबाइल को यूज कर रहा है, किसी का 5 इंच का मोबाइल हो सकता है, किसी का कोई पुराना थोड़ा मॉडल हो सकता है जो थोड़ा और छोटा हो, किसी के पास टैबलेट हो सकता है, या लैपटॉप में भी अलग अलग स्क्रीन साइज होते हैं। 12 इंच का लैपटॉप का स्क्रीन साइज होता है, 14 इंच के लैपटॉप भी आते हैं, फिर डेस्कटॉप आ जाते हैं। तो आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है वेबसाइट को बनाने में कि स्क्रीन साइज का, डिवाइसेस का, मल्टीपल डिवाइसेस हैं आज की डेट में। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ऐसा होता है, ऐसी वेबसाइट जो लैपटॉप पर, मोबाइल पर, टैबलेट पर या लार्ज साइज के डेस्कटॉप पर, अलग अलग स्क्रीन साइज पर अलग अलग तरीके से फिट हो जाए। मतलब वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है जो अपने आप के खुद के कंटेंट को स्क्रीन के साइज के हिसाब से कन्वर्ट कर ले, वो होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मान लो आपने एक बड़ी सी इमेज बनाई, इमेज लगाई, जो कि है, जैसे मान लो, ये एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मान लो ये google.com है। ये google.com में यहाँ पे ये बटन आ रही है, यहाँ पे ये बटन आ रही, लिंक आ रहे हैं, या एक इमेज आ रही है, यहाँ पे नीचे भी कई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको मोबाइल में ओपन करते हैं, मोबाइल में ओपन करके दिखाते हैं, जैसे मैं इसको मोबाइल में अगर ओपन करूँ, इसको राइट क्लिक करेंगे मोबाइल में ओपन करने के लिए, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ये हम करना सिखा देंगे आपको आगे, अभी हम शॉर्टकट में बता रहे हैं। अगर हम इस तरह से अपने इसको ओपन करें मोबाइल में, तो मैंने iPhone 12 Pro नाम की डिवाइस पे इसको ओपन कर रखा है। तो अब यहाँ देखो लुक थोड़ा बदल गया, जो वेबसाइट का लुक है ऑटोमेटिक बदल गया। यहाँ पर एक 3 डॉट का मेन्यू आने लग गया, इस पर क्लिक करने पर साइड से एक मेन्यू खुल रहा है। लेकिन अगर लैपटॉप पे ओपन करते हैं तो यही वेबसाइट एक अलग लुक में दिखाई देती है, जिसमें उस तरह का यहाँ पे मेन्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहा जाता है, जब वेबसाइट जो होती है वो डिवाइस या स्क्रीन के साइज को देखते हुए अलग अलग शेप में अलग अलग कंटेंट को प्रेजेंट करती है, तो वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है। इस तरह से ये टाइप ऑफ वेबसाइट होता है हमारा। तो अगला होता है, जब वेबसाइट को आप कोई विजिट करते हो, जैसे
हाँ, अब देखो वेब ब्राउजर्स, इसको भी समझ लो। वेब ब्राउजर्स को क्या कहते हैं, इसके पहले थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्लाइंट और सर्वर सिस्टम समझना पड़ेगा। क्लाइंट और सर्वर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप अपने लैपटॉप से google.com लिखते हैं तो google.com ओपन होता है, तो आपने लिखा google.com या thedigicotus.com, तो ये होता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उस पर डेटा भेजता है। जो डेटा भेजता है वो सर्वर होता है, जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट कहलाता है। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर ही होता है, वहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन या डेटा रखा होता है और वहाँ से डेटा हमारे ब्राउज़र पर या हमारे कंप्यूटर पर आ जाता है। तो क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट कम्युनिकेट करता है। अगर इस चीज़ को एक इमेज से समझें, क्लाइंट एंड सर्वर, तो क्लाइंट एंड सर्वर का बेसिक प्रोसेस ये है, देखो आप कि कुछ इस तरह से हमारा जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, और सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उधर से रिस्पांस आता है क्लाइंट को। तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली, हमारा कंप्यूटर क्लाइंट कहलाता है और जो सर्वर वाला कंप्यूटर होता है वो हमारा सर्वर कहलाता है। अब सर्वर वाला कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और जो एट अ टाइम मल्टीपल क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर सकता है। देखो आप, जैसे दूसरी इमेज हम खोलते हैं, इसमें दिखाया गया है कि ये हमारा जो सर्वर वाला कंप्यूटर होता है वो एट अ टाइम कई सारे क्लाइंट को, मतलब वो लैपटॉप हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, ये कई सारे क्लाइंट को एट अ टाइम रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो माइक ऑन करके बात कर सकता है, बता सकता है अपनी बात को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्लाइंट का काम है हमारे एक एड्रेस को, क्लाइंट जनरली एक यूआरएल को रिक्वेस्ट करता है। क्लाइंट क्या करता है, एक यूआरएल लिखता है, फिर सर्वर उस यूआरएल की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, उसका रिस्पांस तैयार करता है और वो वापस से क्लाइंट को भेज देता है। तो क्लाइंट हो, यूआरएल वाले स्टेप पर क्लाइंट ने काम किया, क्लाइंट ने डेटा को रिसीव किया, और बीच के सारे काम जो है वो सर्वर के होते हैं। तो सर्वर हमारा इस तरह से काम करता है। अब जो क्लाइंट होता है वो एक्चुअली हमारा वेब ब्राउज़र होता है। तो वेब ब्राउज़र एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजता है, सर्वर से आए हुए रिस्पांस को हमें दिखाता है और हम इस तरह से अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वेब ब्राउज़र्स बहुत सारे हैं, लाइक क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, या फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या फिर जो है और भी कई सारे ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं जो मार्केट में है। ये पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं जिनके मैंने नाम बताया आपको। ये हैं क्या, ये बहुत सिंपल शब्दों में एक सॉफ्टवेयर है जो हाइपर टेक्स्ट को समझते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब फिर समझिएगा एक बार वापस से, ये सॉफ्टवेयर्स प्लेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स या लिंक्स को प्रोसेस करना जानते हैं। इन ब्राउज़र्स में या इन सॉफ्टवेयर्स में ये सिस्टम बनाया गया है कि ये इन चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं और इस तरह से हमारे डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये बेसिक वेब ब्राउज़र होते हैं। तो वेब ब्राउज़र लाइक हम यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं जिस वेब ब्राउज़र का नाम है ब्रेव। ये क्रोम का ही एक क्लाइंट है, मतलब क्रोम का ही एक समझिए चाइल्ड ब्राउज़र है जो कि जिसका नाम है ब्रेव। तो मैं क्रोम भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं मोजिला भी यूज़ करता हूँ, और भी ब्राउज़र होते हैं लाइक सफारी होता है, जैसे मैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे कि मैक जो कंप्यूटर होते हैं उनमें ये सफारी ब्राउज़र भी होता है, तो ये सफारी ब्राउज़र कहलाता है। बाकी आप क्रोम जानते ही हैं, फायरफॉक्स भी आपने यूज़ किया ही होगा अपने मोबाइल वगैरह में या लैपटॉप में। तो ये वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, ये रिक्वेस्ट को भेजते हैं। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की thedigicotus.com, ये मैंने लिखा, जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये रिक्वेस्ट हमारा ब्राउज़र जो है सर्वर को भेजेगा। सर्वर पे, जिस सर्वर पर भी या इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पर भी ये thedigicotus.com मिलेगा वहाँ से रिस्पॉन्ड आएगा और रिस्पॉन्ड में हमें मिलेगा एक वेब पेज। ये रिक्वेस्ट का जाना, प्रोसेस होना, रिस्पॉन्ड आना, ये सारा सर्वर का काम होता है। फिर जब रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को दिखाना क्लाइंट का काम होता है, मतलब हमारे वेब ब्राउज़र का काम होता है। तो ये हमारा वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र में कुछ टूल्स होते हैं,
जिन्हें डेवलपर टूल्स कहा जाता है। जब आप लोग वेब डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग HTML पढ़ेंगे, CSS पढ़ेंगे और उसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब पेज बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, तो ये कुछ टूल्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं। ये टूल्स कैसे मिलते हैं हमको हैं, जैसे ये वेबसाइट है, जैसे हम ओपन करते हैं flipkart.com, तो ये एक वेबसाइट है flipkart.com, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर गया और मुझे मान लो कैमरा चाहिए, मैं कैमरा पे मैंने क्लिक किया, मुझे मान लो ये कैमरा ठीक लग रहा है, मैंने इस कैमरे पे क्लिक किया, तो ये हमारा है बेसिक वेब पेज। अब इस वेब पेज में जब अगर ये वेब पेज आप बना रहे होते तो इसमें आप जब काम कर रहे होते तो बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे चीज़ें देखने की। जैसे ये हमारा वेब पेज मोबाइल में कैसा दिखाई देगा, इसके लिए हम डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं। डेवलपर टूल्स को ओपन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। दूसरा तरीका, मेन्यू में जाओ और यहाँ पर मोर करके एक ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको देखो एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर टूल्स। तीसरा तरीका, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दीजिए, आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबा दीजिए। और चौथा तरीका, F12 दबा दीजिए। जैसे ही आप F12 दबाएंगे तो ये डेवलपर टूल्स खुल जाएंगे। तो देखो मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, तभी भी डेवलपर टूल्स खुल गए। अब ये डेवलपर टूल्स में मुझे देखना है कि मेरी ये वेबसाइट जो है मोबाइल में कैसी दिखाई देगी। तो डेवलपर टूल्स खोलो, यहाँ पर एक टूल आता है, ये एक बटन आती है, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही तो ये मोबाइल विंडो खुल जाएगी। फिर यहाँ से आप मोबाइल चूज कर सकते हैं, लाइक iPhone 12 या Galaxy S5। अब यार रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश किया तो देखो हमारी ये वेबसाइट कन्वर्ट हो गई मोबाइल के व्यू में, और मोबाइल में ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका मोबाइल व्यू बंद कर दें तो ये डेस्कटॉप में हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। डेवलपर टूल्स का बहुत सारा और भी फ़ायदा होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर एक पॉइंटर मिलता है हमें, जिसका काम होता है किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना। जैसे मैंने पॉइंटर पे क्लिक किया, यहाँ ये प्राइस लिखा हुआ है, तो मैंने इस प्राइस को क्लिक किया और यहाँ पर जैसे ही इस प्राइस को क्लिक किया, जैसे इधर प्राइस पे क्लिक किया, यहाँ एक हमें डिव बन के दिखाई दिया। इस डिव में एक प्राइस दिख रहा है, तो मैं यहाँ प्राइस को चेंज भी कर सकता हूँ। लाइक मैंने चेंज किया, जैसे ये प्राइस 82,000 रुपये लिखा है, मैंने इसको कर दिया 50,000 या 5,000 रुपये कर सकता हूँ मैं, मेरी इच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइस है फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर पर दिखने के लिए चेंज हो गया है। जैसे मान लो मुझे इसका ये टाइटल हटाना है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा, ये टाइटल पकड़ूंगा, ये टाइटल का स्पैन टैग आ गया और इस स्पैन टैग को डिलीट कर देंगे हम, तो देखो टाइटल गायब हो गया। जैसे मुझे बाई नाउ बटन का नाम चेंज करना है, मान लो कुछ और कर देना है, तो बाई नाउ को क्लिक करो। अच्छा, क्लिक नहीं करना है, ये पॉइंटर पहले पकड़ना है, ये पॉइंटर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंटर पे माउस पे, और फिर आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। इधर साइड में आप देखेंगे एक बटन दिखाई देगी, इस बटन के अंदर लिखा हुआ है बाई नाउ। बाई नाउ को मैंने चेंज कर दिया, लाइक कुछ भी, लाइक परचेज कर दिया, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट आने लग गया परचेज। तो ये होते हैं डेवलपर टूल्स, जिसमें एक एलिमेंट होता है, फिर एक कंसोल होता है। कंसोल में हमें अपनी वेबसाइट की बहुत सारी एरर्स दिखाई देती हैं, जैसे इस वेबसाइट के बहुत सारे एरर दिखाई दे रहे हैं। अब एक्चुअली ये एरर नहीं है, एक्चुअली मैं जिस ब्राउज़र का यूज कर रहा हूँ वो ब्राउज़र जो है एड्स को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर जितने भी ऐड दिखाई देते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, वो एड्स को इस ब्राउज़र ने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए जो है ये एरर्स जैसे कुछ आ रहे हैं। या अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे तो यहीं पर एरर दिखाई देंगे। यहाँ पर सोर्सेस दिखाई देते हैं कि किन सोर्स से डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। या फिर नेटवर्क में हम देख सकते हैं अपने नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ दिखाई दे रहा है इस वेबसाइट पर कंटेंट किस किस पेज से कहाँ से लोड हो रहा है और उधर को क्या जा रहा है और क्या आ रहा है। यहाँ पर हमको ये सब दिखाई देता है, जैसे ये देखो इस पेज पर क्या गया क्या आया, ये सब हमको दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें कहलाती हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ें कहलाते हैं हमारे नेटवर्क्स। तो नेटवर्क के लॉग देख सकते हो आप कि क्या भेजा जा रहा है, क्या उधर से आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेटवर्क लॉग्स कहलाते हैं।
तो ये नेटवर्क देख सकते हो, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट की कि हमारी वेबसाइट की क्या परफॉर्मेंस है। तो ये हमको इनिशियलाइज करेगा, टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेके बताएगा हमको। या मेमोरी चेक कर सकते हो, जैसे इसने परफॉर्मेंस देके बताई लेकिन मैंने रोक दी थी वेबसाइट, तो उसने फिर रोक दिया, बीच में बताना बंद कर दिया। मेमोरी बता सकते हैं हम इसमें कि कौन सी मेमोरी कितनी यूज हो रही है। जैसे इस वेबसाइट में ये जो है इतनी मेमोरी जो है अभी तक यूज कर चुका है 15.4 MB, और 2.1 MB इसका जो sw.js नाम की फाइल है वो यूज कर रहा है। इस तरह से आप इसको लोड करेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये जो है अलग अलग, अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग मेमोरी दिखाएगा कि क्या लोड हो रहा है, क्या अपलोड हो रहा है, क्या डाउनलोड हो रहा है, कितना मेमोरी अब तक के आपका वेबसाइट यूज कर चुका है। इस तरह से एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे लोकल डेटाबेसेस होते हैं, तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये सारे जो टूल्स हैं, इन टूल्स को क्या कहा जाता है, डेवलपर टूल्स। तो डेवलपर टूल्स आपको डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं, तो इन टूल्स को डेवलपर टूल्स कहते हैं हम लोग हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी इंट्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़नी है। लगभग हम लोगों ने 50 से 60% टॉपिक मैंने अभी बता दिए हैं जो इंट्रोडक्शन चैप्टर से हैं। दूसरी बात यह है, कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि धीमे धीमे मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी मैसेजेस में और अपने वीडियो में बताया आप लोगों को है कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो थोड़ी थ्योरेटिकली भी समझेंगे, उनके नोट्स भी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, और उनके वीडियो लेक्चर जो अभी जो हमने क्लास में बताई चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी, ताकि आपका पर्पज़ क्या है, अभी दो पर्पज़ हैं। एक तो चीज़ों का रियल लाइफ यूज सीखो, जैसे डेवलपर टूल्स हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, उनका रियल लाइफ यूज क्या है, ये यूआरएल का या ब्राउज़र का या फिर क्लाइंट का या फिर ये सर्वर का, वेब सर्विसेज का रियल लाइफ यूज भी समझना है आपको। साथ ही साथ इनको बनाते कैसे हैं, इन पे काम कैसे करते हैं, ये भी समझना है आपको है। इसके साथ साथ हम आपको दो तरीके से चीज़ों को समझाना चाहेंगे, एक आपकी किताब के तरीके से भी, और एक जो एक्चुअली में हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं अब तक हैं, बहुत सारे ऐप बनाए हैं, तो हम लोगों को एक्चुअल में पता है कि कौन सा एलिमेंट, जो मैंने पढ़ा था, मैंने भी पॉलिटेक्निक किया था, 2015 में मैं पास आउट हूँ। तो मैंने जब पॉलिटेक्निक किया था तो मैंने वहाँ पे क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्या सीखी थी, जिनको मैं आज रियल लाइफ में किसी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी वेबसाइट को बनाते समय यूज कर पाता हूँ। तो ये भी बात समझनी आपको है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो उसमें से कितना काम का है और कितना सिर्फ पास होने वाला और समझने वाला है। फिर साथ में आपको ये भी समझना है कि उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल यूज क्या है, जैसे चाहे वो HTML हो गया या CSS हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गया या jQuery हो गया, उसका एक्चुअल यूज क्या है। क्या बूटस्ट्रैप के अलावा भी और भी कोई चीज़ होती है जो बूटस्ट्रैप जैसा ही काम करती है, क्या jQuery के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो jQuery जैसा ही काम करता है। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको जिनका जवाब देंगे पढ़ाते हुए। तो हमारे जो क्लासेस होंगे वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चलेंगे, इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान दें, समझें, क्योंकि एट द एंड आपको जो है ये प्रैक्टिकल वाला ज़्यादा काम आएगा, थ्योरेटिकल वाला बिल्कुल पूरी तरह काम आएगा, क्योंकि हमारा ये ट्रेनिंग इस सिलेबस ओरिएंटेड है। तो इसमें हमारा फोकस पहला रहेगा सिलेबस को कवर करना, सिलेबस के टॉपिक्स को रिवाइज कराना आपको, या आपको शुरू से बताना। दूसरी बात है, अगर कोई डाउट रहता आपका है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के, यहाँ क्लास में माइक ऑन करके या फिर अपना आप मैसेज लिख करके पूछ सकते हैं, उसमें बेझिझक रहिए एकदम। अच्छा, आप एक काम जरूर करिएगा, आपके जितने भी कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या आपके कॉलेज के अलावा यदि आपके दूसरे किसी कॉलेज से भी संपर्क में कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मैसेज हमारे जरूर पहुंचा दीजिएगा जो मैंने शेयर किए थे, वीडियो शेयर किया था जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स वगैरह हैं, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसमें ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है इसका मेन पर्पज़ है हमारा सिलेबस कवर कराना। अभी हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं अपने टॉपिक से, कि बीच में इधर से उधर नहीं भागेंगे। हम लोग बाय टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे और उनके आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, उनका प्रैक्टिकल, उनका थ्योरेटिकल, दोनों चीज़ें कवर करेंगे। और इस तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर आप उस चीज़ों को मिला करके, फ्रेम करके कोई सही आंसर लिख सकें। मान लो आप कोई टॉपिक का टेक्निकल पॉइंट भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप URL का टेक्निकल पॉइंट भूल गए कि URL को जो है हमने यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया था,
तो अगर आप बेसिकली इस तरह से आपको समझना है कि टुकड़ों में अगर आप कोई वेबसाइट का यूआरएल अगर आपको याद आ जाए उस टाइम पर, तो आप चीज़ों को बना सकते हैं। बनाने का मतलब मेरा ये है कि अपने शब्दों को इस्तेमाल करके आप उसको अपने तरीके से समझा सकते हैं कि जो है इसके अंदर ये प्रोटोकॉल क्या है, ये www क्या है, डोमेन नेम क्या है, फोल्डर नेम क्या है, इनके हम नोट्स इसीलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको वो एग्ज़ाम में हेल्प करें। इसलिए आप लोग जो है ये जो क्लासेज हैं अपने सारे बैचमेट्स और अपने और जानने वाले ये अगर सेकेंड ईयर के कोई स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं कहीं भी आईटी से या सीएस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, सबको भेज दीजिए और सबको बोलिए क्लासेस करें। क्लासेस लगभग हमने फ्री ही रखी हैं इसीलिए ताकि आप सभी लोग इसको कर पाएँ, और जो हमने फीस की बात करी है उसमें वो सिर्फ इसीलिए करी है ताकि कोई डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स ना आए हमारी क्लासेस में, ताकि वो आपको डिस्टर्ब करें या हमारी क्लास को डिस्टर्ब करें, इसके लिए। बाकी हम जो कंटेंट है वो देते रहेंगे डेली, लगभग इसी टाइम पे 1 घंटे क्लासेस चलेंगी आपकी, और डेली हम लोग जुड़ेंगे, बात करेंगे। सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, आप भी उसमें बात करेंगे, अपनी बात रखिए। कल आपके डाउट्स लेके आइए, जितना मैंने चैप्टर कवर किया उतने को लेकर के, ये जो टॉपिक हैं इसको लेकर के आप जो है अपने डाउट्स लेकर के आइए कल, और कल उस पर बात होगी हमारी। ऐसा बिल्कुल भी टारगेट नहीं है कि 2 या 10 दिन के अंदर एक चैप्टर खत्म करना है। वो कोई चैप्टर 2 दिन ले सकता है, कोई चैप्टर 4 दिन भी ले सकता है, बट हम लोग बाई चैप्टर चलेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। सो जितने भी लोग आज ज्वाइन हुए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे, और फ़ी वगैरह के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको समय आने पर बता देंगे। 2 से 3 दिन बाद आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, वो भी बहुत नॉमिनल फ़ीस है। मैंने बताया है आपको, ये फ़ीस लगभग इतनी कम है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है उसके लिए है, वो आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। अभी आप फीस पे फोकस बिल्कुल ना करें, अभी आप पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ ये देखें कि किस तरीके से आप हमसे सवाल कर पूछ सकते हैं, क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या आपके अंदर इन टॉपिक्स को लेके बात आ रही है जो समझ में नहीं आ रही है, जो आपको कॉलेज में दिक्कतें फेस होती है। देखो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। मेन पर्पज़ है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं देखिए इसीलिए ऐसे टाइम पर पढ़ा रहा हूँ जिस टाइम पर मैं भी थोड़ा खाली रहता हूँ और आप भी खाली रहते हैं, आपके ऊपर भी कोई इस चीज़ का प्रेशर नहीं है कि कॉलेज में हैं या कहीं कुछ काम कर रहे हैं। ये समय लगभग सभी का ऑलमोस्ट खाली वाला समय होता है, या इसके पहले आप खाना पीना खा चुके होते हैं या इसके बाद खा पी रहे होते हैं। तो मैंने ऐसा टाइम चूज़ किया है जिस समय पर हम सभी लोग जुड़ सकें। लेकिन इसका पर्पज़ मेन क्या है? पर्पज़ है इस चीज़ का, इस मौके का और इस टाइम का फ़ायदा उठाना। कॉलेज में मान लो कुछ पढ़ाया गया तो आप उस चीज़ों को लेकर के कॉलेज में तो डिस्कस कर सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं, नहीं भी अगर वहाँ पूछ पा रहे हैं तो उसके लिए हम हैं, और हमसे आप उस चीज़ को पूछिए, हमसे उस चीज़ पे बात कीजिए, हम उसको समझाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे सामने, ये बेनिफिट वाला मौका है, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए आप लोग। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं तक, हम लोग कल फिर से मिलते हैं, और अपने सभी मित्रों को, सभी फ्रेंड सर्कल में ये चीज़ें शेयर कर देना। मैं फिर से एक बार अपने मैसेज और वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा जिसको आप सभी को भेज देना। थैंक यू एवरीवन।